कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आप पास पेपर्स उठा के देख लें तो इतना रिपीट हुआ हुआ है, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट दूँ ताकि एट द एंड ऑफ लेक्चर आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। अगर आप इसको देखें तो ये वाली साइड जो है मैंने नॉर्मल बनाई हुई है और इस साइड पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले अगर मैं आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ये क्या होती है बेटे, इम्प्लांटेशन ऑफ जो है प्रेगनेंसी आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। अब आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी कहाँ, ये वाली जो है बेटे ये एक नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है। ठीक है, ये उसकी एंडोमेट्रियम है, फिर मायोमेट्रियम और वो सारी लेयर्स, उसमें मैं नहीं जा रही। आपको ये पता होगा कि एंडोमेट्रियम पे ही जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ये नॉर्मल एक प्रेगनेंसी की साइट है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी कहीं पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब मोस्टली जो क्या कहते हैं कि 98% चांसेस होते हैं कि ये जो है जाइगोट जो है फेलोपियन ट्यूब में ही यहाँ पे हो जाए इसमें। ठीक है, तो क्या होता है कि इंटरस्टिशियम फेलोपियन ट्यूब के सबसे पहले आपको पार्ट्स पता होने चाहिए कि एक पार्ट जो होता है वो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। उसके अलावा जो है इस्थमिक पार्ट होता है, इसका एम्पररी पार्ट होता है और इन्फेंडिबुलम पार्ट होता है। ठीक है, तो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी जो है, जो प्रेगनेंसी हो जाए मोस्टली इन द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे इन्फेंडिबुलम पे जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। 98% चांसेस होते हैं कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो इन्फेंडिबुलम पार्ट में होगी। तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो कहता है कि मोस्टली चांसेस है 98% के वो फेलोपियन ट्यूब में ही होगी प्रेगनेंसी, अगर तो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी होती है, और वहाँ वो कहाँ पे होगी, इन्फेंडिबुलम में। अगर इन केस इधर नहीं होती तो देन क्या कौन कौन सी और साइड्स है जहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है, तो कौन सी होगी, पेरिटोनियल साइड पे हो सकती है, एब्डोमिनल हो सकती है, या नीचे ये जो आप देख रहे हैं कि सर्वाइकल साइड पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, यहाँ पे भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है तो आपको पता चल गया होगा। एक्टोपिक मतलब आउटसाइड, आउटसाइड कहाँ, यूट्राइन कैविटी। हमने क्या कहा कि फेलोपियन ट्यूब में हो रही है। फेलोपियन ट्यूब के मैंने पार्ट्स बताए कौन से, इंटरस्टिशियल, इस्थमिक, एम्पुलरी, इन्फेंडिबुलम और ये जो है ओवरी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है और जो है पेरिटोनियल कैविटी में हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकती है, एडिनेक्स जो नॉर्मल नेयर स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं ओवरी के करीब उधर हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा ये नॉर्मल जो है ओवरी है, एंडोमेट्रियम है, और जो जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है वो यहाँ पे होती है देनी। उसके अलावा अगर डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि क्या हो गया, आउटसाइड द इम्प्लांटेशन ऑफ एग, आउटसाइड ऑफ यूट्राइन कैविटी। ठीक हो गया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में कैसे आएगी वुमेन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो है वुमेन आएगी जो है उसको लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और विजाइनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, वो मिसकैरेज वाले सिम्टम्स लेके ही आएगी कि बहुत ज़्यादा उसको विजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी और लोअर एब्डोमिनल उसको पेन हो रहा होगा। अच्छा, अगर उसके अलावा जो है मैं काजेज़ की बात करूँ तो काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं इसकी। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काज है जो बहुत ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, जो अगर मैं काज कहूँ तो वो पेल्विक इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब पेल्विक इन्फेक्शन कौन कौन से पेल्विक इन्फेक्शन, वो डिस्टर्ब किया गया। अच्छा, पेल्विक इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेल्विक इन्फेक्शंस में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, गोनोरिया इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है क्लाइमेडियल इन्फेक्शन हो सकता है। क्लाइमेडियल और गोनोरिया ये दो जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फेक्शंस हैं जिन जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली काज क्या होगी, पेल्विक इन्फेक्शंस हो गए। या और उसके अलावा दूसरी काज है कि कोई प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हुई थी, कोई फेलोपियन ट्यूब की जो है प्रीवियसली सर्जरी हुई है, उसके बाद जो है वहाँ पे जो है प्रेगनेंसी हो गई, तो वो भी एक काज हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि फंक्शनल अल्टरेशन अगर आ जाए किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है गया। फंक्शनल अल्टरेशन अब कैसे आएगी फेलोपियन ट्यूब में, तो वो किस वजह से आएगी, स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग की वजह से जो उसके फिम्बरी हैं फेलोपियन ट्यूब के, उनकी जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो जो है वो ओवरी से जो एग होता है वो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है फेलोपियन ट्यूब में, और मोस्टली ये होता है कि स्पर्म्स वहाँ आके तो प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक हो गया। तो क्या हो सकता है कि फंक्शनल अल्टरेशन अगर आ जाए इन फेलोपियन ट्यूब, किसकी वजह से, ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से,
और उसके अलावा जो है अगर तो इन केस माँ की एज बहुत ज़्यादा है तो मैटरनल एज ये भी कुछ हद तक इफेक्ट करती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। ठीक हो गया। क्या क्या हमने पढ़ा कि कोई पेल्विक इन्फेक्शन किस वजह से, क्लाइमेडियल और गोनोरिया की वजह से ट्यूबल सर्जरी हो सकती है कोई पहले लास्ट, या फंक्शनल अल्टरेशन आ सकती है फेलोपियन ट्यूब में किस वजह से, ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से। और उसके अलावा जो है कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी अगर हुई है, मतलब उस पेशेंट की पहले कोई एब्डोमिनल सर्जरी में कौन कौन सी हो सकती है, अपेंडेक्टमी हुई हुई हो उसकी, तो वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट काज है इसकी। और उसके अलावा जो है IVF हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये वाली जो है, या उसने कोई कंट्रासेप्टिव्स पहले यूज़ की हुई हो तो उसकी भी जो है हिस्ट्री हो सकती है। कोई ओरल कंट्रासेप्टिव्स अगर वो ले रही है, या IUCD या जो भी। ठीक है, तो ये सारी जो है इसकी इंपॉर्टेंट काजेज़ हैं, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक हो गया। हमने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी देख ली थी कि विजाइनल ब्लीडिंग के साथ हर लोअर एब्डोमिनल पेन है उसको। अच्छा, उसके बाद जो है हम इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट में हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। ठीक हो गया। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, इस पे जो है हमें पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी यूट्राइन कैविटी में है या आउटसाइड द है, तो हम सारा देख लेंगे। उसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट जो है सीरम SCG हम करवा लेंगे। नॉर्मली ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो इसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा राइज हुआ होता है पेशेंट में। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला पेशेंट होगा उसमें क्या होगा कि उसमें जो है ना SCG का लेवल इतना राइज नहीं होगा और वो लो होगा। तो जब अगर लो होगा तो ये एक इंडिकेटर होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो है, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम ब्लड ग्रुपिंग करवा सकते हैं। ठीक हो गया। क्रॉस मैचिंग ब्लड ग्रुपिंग, इससे भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। उसके अलावा जो है हम स्वैब ले सकते हैं, कोई एंडोमेट्रियल स्वैब या एब्डोमिनल स्कैन करवा सकते हैं। अगर तो प्रेगनेंसी इन केस यूट्राइन कैविटी में नहीं है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है, तो हम एब्डोमिनल स्कैन से भी हमें पता चल जाएगा कि अगर यूट्राइन कैविटी में नहीं है तो फिर किधर है, तो फिर हम एब्डोमिनल स्कैन से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस हो गई। अब हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या क्या हम किस तरह से हम इस केस को डील कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो मोस्टली जो है मैनेजमेंट दो तरह की होती है। एक होती है एक्सपेक्टेंट, मतलब उसमें ये होता है कि हम वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर तो स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है और सिम्टम्स इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो वो खुद ही हो जाती है प्रेगनेंसी अबॉर्ट। अगर इन केस नहीं हो रही तो फिर देन हम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। फिर जो है उसके बाद जो है हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसमें जो है अगर तो पहले एक्सपेक्टेंट में ये होता है कि हम वेट करते हैं और देन देखते हैं कि अगर पेशेंट जो है, हम उसमें ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम हीमोडायनामिकली स्टेबल रखें और एसिम्टोमेटिक अगर उसमें सिम्टम्स नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, तो उसके मॉनिटर करते रहते हैं, SCG लेवल्स भी देखते रहते हैं, सीरम, सारी चीज़ें। तो उसके अलावा जो है अगर इन केस ये सही काम नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। और जो बेस्ट ड्रग है मेडिकल ट्रीटमेंट में वो मीथोट्रेक्सेट। अब मीथोट्रेक्सेट क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है और ये जो है बहुत ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स में हम लोग देते हैं। और इसको कौन से रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलरली हम इंजेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर मिनिमल सिम्टम्स आ रहे हो पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। और ये क्या करती है, ये जो है फॉलिक एसिड को इनहिबिट करती है। फॉलिक एसिड को इनहिबिट करके DNA की प्रोडक्शन में जो है वो DNA को सही तरह से प्रोड्यूस नहीं होने देती फॉलिक एसिड को इनहिबिट करके। जाहिर सी बात है, जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो DNA डेवलप नहीं होगा और जो है इस तरह से जो है प्रेगनेंसी जो है अबॉर्ट हो सकती है। और जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम ट्रीट कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, ये क्या इनहिबिट कर रही होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को, मतलब DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होती है। और उसके अलावा जो है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को भी इफेक्ट कर रही होती है। लेकिन वो कहता है कि हम इसको दे तो सकते हैं बट इसके जो है फ्यू कंट्रा इंडिकेशंस हैं, मतलब हम इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम अवॉइड करते हैं कि हम मीथोट्रेक्सेट ना दें। तो वो कौन कौन से पेशेंट्स हो सकते हैं जिनमें हम अवॉइड करेंगे कि हम उनको मीथोट्रेक्सेट ना दें। तो सबसे पहला जो है वो क्रोनिक लीवर के अगर पेशेंट हो तो उनमें हम अवॉइड करते हैं कि उनमें कंट्रा इंडिकेशन है कि हमने मीथोट्रेक्सेट उसको नहीं देनी। उसके अलावा जो है कोई उसको हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कोई ब्लड डिसऑर्डर हो, तो उस पेशेंट्स में भी जो है हम जो है मीथोट्रेक्सेट्स जो है वो नहीं, कंट्रा इंडिकेशन है, हम नहीं देते। उसके अलावा कोई अगर बॉडी में एक्टिव इन्फेक्शन है तो एक्टिव इन्फेक्शन के केस में भी जो है हम नहीं देते। उसके अलावा अगर मैं फोर्थ बात करूँ तो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट है, मतलब उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें भी जो है हम अवॉइड करते हैं। उसके अलावा जो है वो वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो
उसमें भी जो है हम मीथोट्रेक्सेट अवॉइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि किन किन चीज़ों में जो है क्या क्या कंट्रा इंडिकेशंस है। मीथोट्रेक्सेट इन पेशेंट्स में आपने नहीं देनी, क्रोनिक लीवर के पेशेंट में, हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, एक्टिव इन्फेक्शन कोई बॉडी में चल रहा हो, कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी हो, कोई ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री हो, तो इसमें भी नहीं देते। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और वुमेन को हम काउंसलिंग करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि अगर तो आप मीथोट्रेक्सेट ये वाली जो टैबलेट है ये ले रही हैं, तो आपने जो है 3 महीने तक कंसीव नहीं करना जब तक आप ये टैबलेट ले रही हैं, और अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो। तो 3 महीनों तक आपने कंसीव भी नहीं करना। और उसके अलावा क्यों क्यों कंसीव नहीं कर सकती वुमेन, इसके एक रीज़न है कि ये मीथोट्रेक्सेट का साइड इफेक्ट है कि ये ट्रेटोजेनिक है। ट्रेटोजेनिक आपको पता होगा कि मतलब ये फीटस को अफेक्ट करती है, उसकी ग्रोथ को, फीटस में जो है अबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर सकती है। ठीक हो गया, तो डीएनए की अबनॉर्मलिटीज़ वगैरह होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जो है हमने उसको मना करना है कि आपने अल्कोहल यूज़ नहीं करनी इस पीरियड में। और उसके अलावा जो है आपने सनलाइट एक्सपोजर बहुत अच्छा रखना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है हेल्प करती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट करने में। उसके अलावा जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर मैं बात करूँ तो बहुत आसान ट्रीटमेंट है, लेप्रोस्कोपी करो आप। लेप्रोस्कोपी क्या होता है कि हम कैमरे से इंसर्ट करके अंदर जो है देख लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर, यूट्रस देख लेंगे, फेलोपियन ट्यूब देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रेगनेंसी हो रही है, अदर इंटरस्टिशियम में है, इन्फेंटिबुलम है, एम्पुला में है, कहाँ है। तो हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं या लेप्रोटमी कर सकते हैं। लेप्रोटमी एक और ऑप्शन है बेस्ट, उससे भी जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा जो कहते हैं कि हम जो है सेल्पिंचोटोमी जो है वो कर सकते हैं। आई नो कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है, तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेल्पिंचोटोमी है, जो है सेल्पिंजेक्टमी कर सकते हैं। तो ये 3-4 जो है ऑप्शंस बेस्ट हैं, लेकिन मोस्ट जो इफेक्टिव है वो लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी है। उसके अलावा अगर इन केस नहीं वो बेस्ट, या किसी केस में वो नहीं हो पा रहे होते, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्पिंजोटोमी या सेल्पिंजेक्टमी कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, हमने किस तरह से उसको डेफिनेशन उसकी की, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस पढ़ी, हमने काजेज़ पढ़ी, हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ी, हमने मैनेजमेंट पढ़ी। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम अबॉर्शन करेंगे और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।